दिहाड़ी हो ही नहीं तो ने दिता है, महंगाई ने हो ही नहीं। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ, 18000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈਏ। रेडी लगाता हूँ, रेडी मैंने 8000 की रेडी बेच के मैंने बिल भरा। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਆਵਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 170 रुपये किलो हो गई है। यार अब गरीब को ज़रते या जेर ज़मीन कर दे, बुलबुल को पर्दे या पर्दा नशीं कर दे। भाई चीनी बड़ी महंगी होगी, बंदा की करे, गरीब बंदा मरदा है पिया, दिहाड़ियां वादियां नहीं पईयां, इत्थे चीनी लैन आए 170 रुपये चीनी है, आटा वो वादा है पिया, अगे बिल बड़ा आ गया थे, हूँ चीनी बड़ी महंगी हो गई। गरीब बंदा की करे, बच्चे रोटी दे या बिल भरे, आटा महंगा, चीनी महंगी है, बंदा किथे जाए। पाकिस्तानी कौम के साथ एक से बढ़कर एक खेल खेला जा रहा है और सूरत हाल में बेहतरी का कोई रास्ता नहीं। अवाम के एहतजाज, रैलियों और दहाइयों के बावजूद महंगी बिजली का कोई हल नहीं निकल सका, बल्कि बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सादिकाबाद और डचकोट से ये दिल दहला देने वाली खबरें भी आई हैं कि बिजली के बिलों की वजह से एक खातून और 28 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यही नहीं, पेट्रोल की कीमत भी 10 रुपए लीटर तक बढ़ सकती है और डीजल भी मजीद 14 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे तो इनसे बनने वाली बिजली भी उसी हिसाब से महंगी होगी। रुपए के मुकाबले पर डॉलर की कीमत भी हर रोज बढ़ रही है। आज इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए का है, ओपन मार्केट में 315 से 320 रुपए तक का मिल रहा है। डॉलर इसी तरह महंगा होता रहेगा तो नतीजे में इंपोर्ट होने वाला ईंधन भी महंगा होगा और इस ईंधन से बनने वाली बिजली भी मजीद महंगी होगी। पाकिस्तानी कौम के साथ एक से बढ़कर एक खेल खेला जा रहा है और सूरत हाल में बेहतरी का कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त अवाम 160 से 170 रुपए किलो में चीनी खरीद रहे हैं और चीनी माफिया ने अजीब चक्कर चलाया है। जियो न्यूज के मुताबिक चीनी माफिया ने पहले कहा कि मुल्क में मौजूद सस्ती चीनी जरूरत से ज्यादा है, हुकूमत से इजाजत लेकर चीनी एक्सपोर्ट की। वो सस्ती चीनी बैरून मुल्क महंगी बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया और मुनाफा शुगर मिल्स मालिकान ने अपनी जेब में डाला। जब मुल्क में चीनी के ज़खायर कम हुए तो अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। अब हुकूमत ने जो चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है वो 220 रुपए किलो के हिसाब से आएगी, यानी आवाम के लिए चीनी की कीमत 220 रुपए से भी ऊपर होने जा रही है। सिर्फ चीनी ही नहीं, पाकिस्तान में आटा, घी, दालें, चावल सब कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई की शरह 28% तक है। ट्रेड इकोनॉमिक्स सर्वे के मुताबिक इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया का 18वां महंगा तरीन मुल्क बन चुका है और एशिया में ईरान, शाम और लबनान के बाद पाकिस्तान महंगाई में चौथे नंबर पर आता है। पाकिस्तानी कौम के साथ एक से बढ़कर एक खेल खेला जा रहा है नाजरीन, और सूरत हाल में बेहतरी का कोई रास्ता नहीं है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ 6 माह के 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये लोग अपनी खुशी से नहीं गए, मजबूर होकर गए, पाकिस्तान के हालात से तंग होकर गए। लेकिन हुक्मरान पूछते हैं क्या हुआ अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इन हुक्मरानों ने कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर की है और खुद इनकी तनख्वाह में मिलने वाले 8.5 लाख रुपए में भी इनकी पूरी नहीं पड़ती। रोजामा जंग के मुताबिक सदर मुमलिकत अपनी तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफा मांग चुके हैं। इस वक्त उनकी तनख्वाह 8,46,550 रुपए माहाना है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह 2 मराहल में बढ़ाई जाए। जुलाई 2021 से उनकी तनख्वाह 10,24,000 रुपए और जुलाई 2023 से उनकी तनख्वाह 12,29,000 रुपए हो जाएगी। जब इतनी तनख्वाह होगी तो हुक्मरानों को अंदाजा कैसे होगा कि आवाम पर क्या बीत रही है। महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल, घरों के किराए देने के बाद इनके पास कोई पैसे बचते भी हैं या नहीं बचते। पाकिस्तानी कौम के साथ एक से बढ़कर एक खेल खेला जा रहा है और सूरत हाल में बेहतरी का कोई रास्ता नहीं है। अवाम भूख से मरती है, खुद जो है वो ये खुदकुशियां कर रही है। हुक्मरान अगर जेल भी जाएं तो इन्हें वहां भी हर किस्म की सहूलत मिलती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल के कमरे में 21 इंच का टीवी मिला है, पढ़ने के लिए अखबार मिला है, नाश्ते में डबल रोटी, ऑमलेट, दही, चाय मिलती है, हफ्ते में 2 बार देसी चिकन और मटन भी मिलता है। नवाज शरीफ को तो जेल में एयर कंडीशनर भी मिला था। अवाम को ये सहूलियात, यही मेन्यू दिया जाए तो पूरा मुल्क ही जेलों का रुख कर ले। पाकिस्तानी कौम के साथ एक से बढ़कर एक खेल खेला जा रहा है नाजरीन। इस सूरत हाल से निकलने का हल क्या सोचा गया? इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये सोचा गया। जब मुल्क दुनिया का 18वां महंगा तरीन मुल्क होगा, जब बिजली के रेट खित्ते में सबसे ज्यादा होंगे, जब दहशतगर्दी का वबाल होगा और ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस वो नहीं होगा, तो कौन यहां आकर इन्वेस्टमेंट करेगा?
रही कॉर्पोरेट फार्मिंग तो माहिर मईशत कैसर मंगाली के मुताबिक ये ग़िज़ाई किल्लत और माली बहरान की एक बड़ी वजह बन जाएगी। मईशत की बहाली के लिए हल कोई नहीं है, बस टोटके हैं। गुज़िश्ता 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर डॉलर लिए गए और मईशत चलाई गई। इसी 80 और 90 की दहाई में रूस के खिलाफ जंग के नाम पर डॉलर लिए गए और मईशत चलाई गई। इससे पहले जब दुनिया रूस और अमेरिका के ब्लॉक्स में बटी थी तो हमने इन ब्लॉक्स के नाम पर अपनी मईशत चलाई। ना रास्ता मालूम है, ना ही सिमत का तयन। पाकिस्तानी कौम के साथ इससे बढ़कर और क्या खेल खेला जा रहा है और सूरत हाल में बेहतरी का रास्ता क्यों नजर नहीं आ रहा, हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर बड़े नाम माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने और जनाब डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब ने, और इकॉनमी पे रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर रिपोर्टर जनाब मेहताब हैदर साहब ने। मैं आगाज मेहताब हैदर साहब आपसे करूंगा। सवाल मेरा ये है कि ये जो रोजाना हुकूमत और काबीना सर जोड़ के बैठ जाती है बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए, क्या वजह है, क्यों नहीं कोई हल निकल पा रहा और आज के इजलास की पेशरफ्त क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो IMF के एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के अंदर है। उस स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने एक फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का एक टारगेट रखा हुआ है जी। एक तो उसके अंदर हमने एक सर्कुलर डेट के लिए भी और सब्सिडीज के लिए टारगेटेड सब्सिडीज की भी एक अमाउंट जो है वो IMF के साथ एग्री की हुई है। सही। आज मैं आपको बताऊं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहा हूं। उसमें फाइनेंस जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दे दिया है कि IMF के प्रोग्राम को जो कि उनके प्रेडेसेसर्स ने साइन किया था उस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा। और पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई फिस्कल स्पेस नहीं है कि जहां पे हम कोई डोल आउट कर सके। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि मैं समझता हूं कि हमें उसके बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि जो एनर्जी सेक्टर के अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, जो माजी की फ्लॉड पॉलिसीज हैं बिल्कुल हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के हुक्मरान जो इलीट कैप्चर है उससे बाहर निकल के कोई फैसला नहीं करना चाहते। अच्छा। वो ये नहीं चाहते कि जिन लोग पाकिस्तान में इस टाइम भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ वापडा के या पावर सेक्टर के मुलाजमीन ही नहीं हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के जो पावरफुल तरीन लोग हैं, जिसमें जो है वो सदर मुमलिकत भी हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, जिसमें जुडिशरी के लोग भी हैं, उनको भी जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, जब तक उन सब की मुफ्त बिजली जो है वो बंद नहीं की जाती तो उस टाइम तक ये जो एलीट कैप्चर है इसके बारे में क्रिटिसिज्म जारी रहेगा। They are not ready to stop that. They are not ready to curb that. जी बिल्कुल, वो उनका वो जो है वो वापस लेने के लिए और ये मुश्किल फैसला करने के लिए अभी तक तैयार नजर नहीं आ रहे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात करनी चाहिए कि एक तरफ तो हमने डोमेस्टिक रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए कि जिसके नतीजे में अमीरों से टैक्स लिया जाता और जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं वो उनकी पूरी की जाती। इसीलिए आप ये देखें तो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो अगर विदहोल्डिंग टैक्सेस को भी शामिल कर लिया जाए तो 90% जो टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली सबसे ज्यादा पुअर को हर्ट करते हैं। तो हम अमीर लोगों से टैक्स भी नहीं लेना चाहते और जो एलीट्स हैं उनसे बिजली के बिल भी नहीं लेना चाहते, तो फिर गरीबों के ऊपर ही है कि आपने अच्छा मेहताब साहब जो आपने बात गलत एग्रीमेंट्स किए उसका बोझ भी, हाँ मैं इस पे आना चाहता हूँ, इस पे मैं आना चाहता हूँ, बाकी लोगों का बोझ भी सिर्फ अजीबोगरीब किस्म के एग्रीमेंट्स। अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब भी और डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से जब मैंने बात की कि देयर आर वेज टू इंक्रीज द रेवेन्यू, उन्होंने एक बात की। मैंने कहा सर आर देयर एनी वे टू गिव रिलीफ टू द कॉमन मैन, उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर कम करो। जो बात आप कर रहे हैं ना सर, मेरे ख्याल ये भी एक्सपेंडिचर में ही आता है। ये जो मुफ्त की अयाशियां हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये मुफ्त की अयाशियां खत्म करने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई और चारा है सर कि हुकूमत अपना जो है वो जो बोझ है वो आवाम पे ना डाले? देखिए ये बात दुरुस्त है कि जो मुफ्त की बिजली है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अदाद-ओ-शुमार की तरफ गौर करें तो बताया ये जा रहा है कि लगभग 13 अरब रुपए की बिजली है जो मुफ्त की वापडा मुलाजमीन और जो जिसका मेहताब साहब ने जिक्र किया। लेकिन जो
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नुकसानात हैं वो 500 और 20 अरब। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर 520 अरब की चोरियां हैं, नुकसानात हैं, हुकूमत की नाअहलियां हैं, अगर वो अपनी जगह पे रहेंगी और 13 अरब रुपए की आप जो मुफ्त के बिजली है वो बंद कर दें, तो उससे आपके और मेरे बिल के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। आपको और मुझे सस्ती बिजली नहीं मिल पाएगी उसके नतीजे में अगर आप वो मुफ्त वाली बिजली जो है उसको बंद कर दें, तो बात उससे कहीं बड़ी है। हमें वो जो चोरियां हैं वो रोकनी पड़ेंगी। जो 520 अरब रुपए के नुकसानात हैं 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, उनको रोकना होगा। उसके रोके बगैर ये काम जो है ये नहीं बनता। और दूसरा ये है कि इसमें जब तक जो चाइनीज प्लांट्स हैं, देखिए इस वक्त कोई 17 पावर के बिजली घर हैं जो चाइनीज ने लगाए थे, और इस साल उनको लगभग 1000 अरब की सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट हमने देनी है। और जब तक उसके ऊपर कोई मुज़ाकरात, कोई रीनिगोशिएशन नहीं हो पाती, अगर तो कुछ हो पाती है, तो वहां से आप 6-7 रुपए फी यूनिट बिल्कुल आसानी से कम कर सकते हैं। जो 1000 अरब की मैंने आपसे बात की, तो दो चीजें सामने आती हैं। एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी चोरी जो 520 अरब है, और जो कैपेसिटी पेमेंट हमने चाइनीज पावर प्लांट्स को देनी है जो 1000 अरब के करीब आएगी इस साल। इन दोनों को टच किए बगैर जो है वो सिर्फ अगर वो मुफ्त बिजली वाली जो मामला है 13 अरब का, उसको हल कर दे तो मामला हल फिर भी नहीं होगा। अच्छा, यानी ये सिर्फ कहने की बात है, मामला हल इससे नहीं होगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर हम अभी जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये अबूरी गवर्नमेंट जा रही है, या यूँ कह लें कि अगर पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज का तसलसल ही है, तो जो डायरेक्शन उन्होंने दी थी, आप उस डायरेक्शन से सेटिस्फाइड है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो क्लैरिटी है कि पाकिस्तान में IMF के बगैर इस वक्त पाकिस्तान को एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे करना बहुत मुश्किल है। सो IMF के प्रोग्राम में रहना है। दूसरी बात यह है कि IMF का प्रोग्राम इज़ अ मैटर ऑफ निगोशिएशन, और मतलब एहतराम से ये अर्ज़ करूँगा कि हर क्वार्टर में जो MEFP है वो रिव्यू होता है। सो ये जो लोग कहते हैं ना कि एक दफ़ा तय हो जाता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये बात शायद इतनी दुरुस्त नहीं है। अच्छा। हर क्वार्टर में हम MEFP को दोबारा लिखते हैं। जब हम MEFP लिखते हैं सारे टारगेट्स रिव्यू होते हैं, जो पुराने टारगेट्स पूरे हुए होते हैं उनको देखते हैं, जो नए टारगेट्स रखते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स भी नए बनते हैं। सो प्लीज, क्योंकि पाकिस्तान में IMF के प्रोग्राम को तो हार्डली एनीवन अंडरस्टैंड्स इट, सो वो बिल्कुल ही एक सतही गुफ्तगू होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि IMF के साथ डेटा हर वक्त शेयर हो रहा होता है, डेली बेसिस पे मुझे मालूम है कि कुछ डेटा शेयर हो रहा होता है। उसके बाद हर मंथ का जो डेटा आता है वो भी शेयर होता है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आ रही है 4 से 5 रुपए की अगले क्वार्टर के लिए। ये तो IMF से डेटा ही नहीं शेयर हुआ। ये डेटा तो मेरे पास अभी आया है कि पिछले क्वार्टर में मैंने रुपए की कदर क्या ली थी, मैंने कितने यूनिट्स बेचे थे, और मैंने कितनी काइबोर या जो पॉलिसी रेट थी उसको क्या दिया था। अब जब मैं IMF से ये शेयर करूंगा तो मैं उनसे निगोशिएट कर लूंगा कि भाई ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट नई आ रही है, ये डेटा मुझे नया शेयर हुआ है, पर इसके साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि मेरा FPA तब्दील हो गया है, मेरा जो करंट है उसमें 2 महीने के बिल 1 महीने में लग के चले गए हैं। ये सारा डेटा IMF से शेयर नहीं हुआ। मुझे कौन कह सकता है इस मुल्क में कि मैं IMF से रीनिगोशिएट नहीं कर सकता? मैं कतई तौर पर इस बात से एग्री नहीं करता। पहली बात यह है कि अब मैंने आपसे 3 डेटे शेयर किए हैं, तीनों IMF से शेयर नहीं हुए। आज हम शेयर करने जा रहे हैं इनके खदोखाल IMF से। अब इट इज अप टू यू हाउ गुड अ नेगोशिएटर यू आर। इस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ, और मैं उन लोगों में से हूँ जो पिछले 14-18 महीने से कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि IMF से इनहराफ नहीं करना। बट आई ऑल्सो नो कि मेरे पास बजट में इमरजेंसी प्रोविजंस मौजूद हैं। अच्छा। वो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो मेरे 0.4% ऑफ प्राइमरी जो सरप्लस है, मैं भी समझता हूँ उसको ब्रेक नहीं करती। दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि 0.4 प्राइमरी का सरप्लस, ये मैंने लिखा भी है अखबारों में, मेहताब साहब के अखबार में ही लिखा है, पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने 1 या 2 दफा किया है। सो ये कोई इतनी आसानी से होने वाली चीज नहीं है, पर हम उससे इनहराफ नहीं करेंगे, हम ये एग्री करते हैं। पर हमने इतनी बड़ी चीज तय कर दी है, चलें कर दी है। अब जब ये सारे डेटा जो मैं आपको नया दे रहा हूँ, जो मुझे फंड के साथ बात करनी है, जब मैं फंड के साथ बात करूंगा तो ये डेटा रख के करूंगा ना, वो 11 PhD सामने बिठाए हुए हैं, 8 घंटे दिन में वो ये काम कर रहे हैं। मैं भी इतना ही उनसे निगोशिएट करूंगा, और मैं अगर पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं तब भी ऐसे ही करूंगा, अगर साउथ अफ्रीका के लिए कर रहा हूं या श्रीलंका के लिए कर रहा हूं तब भी ऐसे ही करूंगा।
कहने का मकसद ये है कि ये नया डेटा है, ये उनसे शेयर करें। इन द शॉर्ट रन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान को थोड़े से बिलों को स्टैगर नहीं करना। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान को जीएसटी में दोबारा सोच विचार नहीं करना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नए डेटे पे आ रही हैं। अगले महीने अगर मैं क्वार्टरली टैरिफ प्लस ये भी पास कर दूं FPA, तो मेरा तो बिल बहुत तब्दील हो जाएगा। सो मुझे IMF से बात करनी पड़ेगी। दे आर सेंसिबल पीपल, सो आर द पीपल इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सो आर द पीपल इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड पावर। सो लेट्स होप कि दे कैन कम टू अ एग्रीमेंट विद इन द IMF फ्रेमवर्क इन द थिंग्स दैट आई हैव पुट टू यू। मुझे मालूम है कि मेरे पास कितने 100 अरब रुपए की एक इमरजेंसी ग्रांट पड़ी हुई है इस वक्त भी बजट में, जिसको मुझे यूज करना चाहिए। पाकिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसको मुझे डिसिपेट करना है। मुझे अपने मुल्क में सर्टेनिटी रखनी है, मुझे अपने मुल्क में कामनेस रखनी है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है कि देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हो सकता है, पॉसिबल है ये। बट आबिद सुलारी साहब, सर अभी जो हम एक जिसे कहते हैं ना एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन जिसको लोग कह रहे हैं, माशी तबाही का नक्शा आप क्या देख रहे हैं? खाकान साहब ने अच्छी बात की है, डॉक्टर साहब ने भी कहा, मेहताब साहब ने भी, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब वो देखेंगे पाकिस्तान में आपका जो रुपया है वो 305 पे पहुंच गया है अगेंस्ट डॉलर, तो वो तो एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन नजर आ रहा है ना हमें सामने। इसका नक्शा क्या है आबिद सुलारी साहब? देखिए अली साहब, इस वक्त अगर हम देखें, जब आपका प्रोग्राम ये चल रहा है, तो आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 303 रुपए को क्रॉस कर गया। हाँ जी। जो ओपन मार्केट है उसमें 322 को क्रॉस कर गया और हवाला में 330 को क्रॉस कर गया, और ये पिछले 15 दिनों से मुसलसल ये हो रहा है। अब इस सारे को जहन में रखते हुए आप देखें कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो बड़ा साइड फैसला था कि वो कोई भी जो रिलीफ की बात है वो IMF के साथ डिस्कस किए बगैर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को नहीं देंगे, क्योंकि जब आपका रुपया जो है वो बेवकत हो रहा हो और डॉलर बेलगाम चल रहा हो, तो ऐसे में IMF को नाराज करना जो है वो अपना कुआं जो है वो खुद खोदने के मुतरादिफ है। मौत का कुआं खुद खोदने के मुतरादिफ है। अब ये जो बढ़ता हुआ डॉलर की कीमत है, ये बिजली की कीमतों में अगले महीने भी इसी तरह से इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर सारे फैक्टर्स बाकी कांस्टेंट रहे, सिर्फ रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो फ्यूल की जो कास्ट है इंपोर्टेड फ्यूल की उसको बढ़ा देगी, और 2 महीने बाद यही जो है ये हमारे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में और फ्यूल कास्ट सरचार्ज के तौर पे बिजली के बिलों में लग के आ रहा होगा। इसी तरह से 2 दिन के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं इनमें भी इजाफा हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सार्फिन में जाहिर है कि एक बेचैनी और एक डिस्कम्फर्ट जो है वो एक अनरेस्ट वो पैदा करेंगी, और बात जाएगी कि जो हुकूमत जो है वो रिलीफ दे। अब हुकूमत को रिलीफ देने के लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू जो है वो आप देखें तो बिजली के बिलों से ही पार्टली आप अपना रेवेन्यू, यानी बाकी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन बिजली के बिलों पे भी जो भी आपकी यूनिट कॉस्ट होती है उसके ऊपर अगर आपकी 19,000 रुपया आज बिजली की सर्वशुदा बिजली की कीमत है, तो 10,000 रुपया जो है वो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हुकूमत को वेव ऑफ करने हैं तो उसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता दिखाना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू कहाँ से पूरा किया जाएगा, और उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट के पास 2 ही मुश्किल रास्ते हैं। लेकिन अगर वो चूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये एनर्जी का जो बहरान है ये खुदा न खास्ता एक बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि जो PSDP और जो सूबाई एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनमें जो ब्रिक एंड मोटर और जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनको वक्ती तौर पे ज़रा हॉल्ट कर दिया जाए, जो सियासी बुनियादों पे शामिल की गई थी, ताकि वहाँ से रेवेन्यू आए। और मैं हेल्थ और एजुकेशन या सोशल प्रोटेक्शन इन स्कीमों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की या बड़ी बड़ी सड़कों की स्कीमों की बात कर रहा हूँ। वो ज़रूरी है, लेकिन अगर आज आपको अपने सारिफ को भी लेके चलना है, मुल्क को आपको स्टेबिलिटी को भी मद्देनजर रखना है, तो शायद वहाँ से आपको कुछ रोकना पड़ेगा। वो रोकेंगे तो पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना होगा, लेकिन जाहिर है कि उसके बगैर चारा नहीं। और दूसरा ये है कि वो जो टैक्सेबल जिनसे टैक्स लेना चाहिए अनटचेबल्स हैं, जिनको कोई भी सियासी हुकूमत नहीं छू सकती, उनकी तरफ रुख करना होगा, क्योंकि
केयर टेकर जो इकोनॉमिक टीम है इसका कोई सियासी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ना तो इससे ताजर बरादरी नाराज होगी, होती है तो इसके वोट में फ़र्क आएगा, ना अगर ये स्टील मिल या PIA को प्राइवेटाइज करने जाएंगे जो तो उस पर जो उनके वोटर हैं कराची के या बाकी शहरों में वो नाराज़ होंगे। तो ये हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म और पॉलिसी रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था, स्ट्रक्चर रिफॉर्म का एजेंडा, उसको भी साथ लेके चलना होगा। हमें अपने जो डॉलर्स का इनफ्लो है उसको भी देखना है कि कैसे बढ़ाया जाए, और हमें अगर रिलीफ देना है पेट्रोल पे, डीजल पे, बिजली पे, टारगेटेड रिलीफ दे पाएंगे, ओवरऑल तो दे भी नहीं सकेंगे। और अगर टैक्सेस जो हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बिजली के बिलों में लग रहे हैं, अगर उनसे सारिफ की जान छुड़ाना है तो फिर हमें दिखाना होगा IMF को कि ये वाला रेवेन्यू हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल चैलेंज है जिसको कि हुकूमत को अगले 6-7 माह के अरसे में जब तक इलेक्शन नहीं होते ये पूरा करना होगा। चले अच्छा, एक सवाल है जो मैं सब शुरका से करूंगा, मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हैं, फ़ारूक सलीम साहब भी हैं, हमारे साथ महताब हैदर साहब भी हैं और डॉक्टर साहब आप भी, कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेट मीन्स हैं या हम जनरेट कर सकते हैं, नहीं हम क्या मुतबादिल आमदनी के ज़राए को पैदा कर सकते हैं फिल फॉर, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी या ये अपॉर्चुनिटी है? इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। क्या तरीका है हमारे पास कि हम चले फौरी से मुराद ये नहीं कि अगले 1-2 दिनों में, 1-2 हफ्तों में, चंद महीनों में, क्या हम कोई और तरीका, जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट काउंसिल एक बनाई गई थी, उस इन्वेस्टमेंट काउंसिल का काम था कि वो FDI को अट्रैक्ट करेगी, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, क्या अगर कोई 2-4 बड़े इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ जाए तो कोई बेहतरी आ सकती है? सर देखिए, बिजली के हवाले से तो IMF का ये मसला नहीं है। हम बार बार IMF का जिक्र करते हैं, हुकूमत हमें बताती है कि वो इंतजार कर रही है IMF की तरफ से कोई जवाब का। देखिए, जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने कलेक्टिवली 520 अरब का नुकसान किया है। इसका IMF से क्या ताल्लुक? क्या IMF ने हमें कहा था कि हम 520 अरब का नुकसान कर दें? देखिए, जो जिसको हम बार बार कह रहे हैं, मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि ये बिजली का बिल है, ये इन एक्चुअलिटी बिजली का बिल नहीं है। अच्छा। इसमें जो छूट आ रही है उसका 20% जो है वो बिजली का बिल है, 30% जो है वो हुकूमती टैक्सेस हैं, और लगभग 50% जो है वो हुकूमत की नाअहलियां हैं, इनएफिशिएंसी। तो एक तो उसको बिजली का बिल कहना गलत है। अच्छा। ये बिल हुकूमती नाअहलियों का बिल। अब IMF के हम क्या पूछना चाहते हैं, अगर आप 30-35% सक्खर में या पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में आपकी चोरी हो रही है तो आपने उसको रोकना है। आपने अगर टैरिफ कम करना है, किसी किस्म की रिलीफ देनी है, तो वो चोरी रोके बगैर नहीं हो सकती। अब हम IMF से क्या चाहते हैं? IMF हमें क्या दे सकता है? देखिए, IMF की अपनी 77 साल की तारीख है, उनके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। उनके चार्ट में ये नहीं आता कि उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को बचाना है। उनका मामला ये है कि वो इंटरनेशनल जो आलमी मालियाती निज़ाम है, अगर किसी मुल्क के पास डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है तो वो डॉलर का इंजेक्शन लगाने के लिए आते हैं। उनके पास पिछले 77 सालों में कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना कर दिया हो। तो IMF का मसला नहीं है। IMF को तो हम एज कुर्बानी का बकरा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक बड़ा ही जो आसान तरीका है वो ये है कि जो 30% हुकूमती टैक्सेस हैं वो बिजली के बिलों से निकाल दें, उनको किसी और हेड के नीचे कलेक्ट किए जाए, और जिसके नतीजे में आसानी से 30% जो है वो आपका बिजली का बिल है वो नीचे आ सकता है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया कि हमें सोचना होगा या वफाकी हुकूमत को सोचना होगा कि ये जो 520 अरब के खसारे हैं, सिवाय इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाकी जो 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको सूबों के हवाले किया जाए, उनको प्राइवेटाइज किया जाए, और इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं। या प्राइवेटाइज करें और या प्राइवेटाइज करके भी देख लिया ना, कई प्राइवेटाइज है सर, क्या कारकर्दगी है कराची इलेक्ट्रिक की, वो आपके सामने है सर। अगर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक तो प्राइवेटाइजेशन भी काम नहीं आएगी सर।
कि कराची इलेक्ट्रिक जो है ना वो एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है, वो बिजली बनाती भी है। अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ प्योर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। अच्छा। जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहलाती हैं, उन्होंने मिलकर ये 520 अरब का नुकसान किया है। अब उसको या तो आप सूबों के हवाले करें, क्योंकि वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो सूबों के अंदर है सिवाय इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक के। एक सवाल और डॉक्टर साहब, एक सवाल और। मैं मेहताब हैदर साहब, जरा मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ। सर, क्या मेहताब साहब इन्होंने कोई खबर ऐसी आपके पास है कि गवर्नमेंट ने किसी लेवल पे ये सोचा हो कि आईपीपीस के साथ मुआहदे को रिवाइज किया जाए, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देना पड़ रही हैं? और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि ऑलरेडी हम सरप्लस में इजाफी बिजली बना रहे हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 800 या 1000 मेगावाट का इन्होंने एक और पावर प्लांट जो है वो कोल पावर प्लांट, उसका शहबाज शरीफ साहब जाते जाते इफ्तिताह कर गए थे। वी डोंट नीड दैट, हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या कोई ऐसी बात चल रही है हुकूमती हलकों में कि इन मुआहदों को भी जो है वो इनकी रिविजन की जाए दोबारा? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं, इट हैज़ बिकम ए मेजर इशू। मैं इस साल के दौरान आपको बता देता हूँ, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया जाए, हाँ जी, और पावर सेक्टर बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है ये 2.2 ट्रिलियन रुपीस की हैं। हाँ, एग्जैक्टली। यानी 2200 अरब रुपया हमने कैपेसिटी रीपेमेंट्स की मद में अदा करना है आईपीपीस को। बिल्कुल। आपको याद होगा इमरान खान साहब के ज़माने में एक आईपीपीस के साथ, चूंकि 1994 की पॉलिसी के तहत ये आईपीपीस लगी थी, तो ये हुआ था कि चूंकि 25 साल का ये था, तो हमारे पास अब टाइम आ गया है कि हम इनके साथ रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स करें। उसके तहत एक कमेटी पहले बनी, फिर वो जिनको बनाया गया था उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उन्हें छोड़नी भी पड़ा अपना पोर्टफोलियो। अल्टीमेटली कोई 33 आईपीपीस के साथ रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स हुए हैं, और आपको पता है उसमें बचत कितनी हुई है रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स में? 85 पैसे की। 85 पैसे पर यूनिट की हमने सेविंग की है। और ये जो सीपैक के तहत प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सॉवरन गारंटी दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और चाइनीज जो कंपनीज हैं उन्होंने इनकार कर दिया है कि आप चूंकि हमें सॉवरन गारंटी दे चुके हैं, इसलिए हम रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स आपके साथ साइन नहीं करेंगे। चूंकि उसकी बुनियादी वजह एक और भी है कि वो जो सीपैक के तहत प्रोजेक्ट्स लगे थे, उनका भी सर्कुलर डेट जो है वो है। अच्छा। और हम कोई 250 से 300 अरब रुपया उन कंपनीज को भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है। डार साहब जब आए थे तो 50 अरब रुपए की एक इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी थी, शायद एक 50 अरब की और भी दी थी। अब की बात कर रहे हैं, उनकी भी पहले आए थे ना, वो 2014 में आपके साथ उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए, एक बात मुझे करने की इजाजत दें। देखिए, ये जो पावर सेक्टर है, इसका एक हल है। 90s में हमने जो वर्ल्ड बैंक फंडेड सो कॉल्ड रिफॉर्म्स की थी, उसमें अनबंडलिंग हमने की थी। या तो इस अनबंडलिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करें, ये जेनकोज, ये डिस्कोज, इन सबको प्राइवेटाइज करें और एक प्राइवेट सेक्टर को चलने का मौका दें। ये आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चल सकता। या इस सारे को रिवर्स करें और वापस हम वापडा पे चले जाएं, क्योंकि वापडा जो है वो पूरी तरह से एक ही इदारा हो, और वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जनरेशन का भी, डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये तमाम चीजें ठीक हो सकती हैं। इस आधा तीतर और आधा बटेर से कोई चीज भी जो है आपकी तजवीज पे हमारे माहिर इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? खाकान नजीब साहब, सर ये हम आप डिस्कस कर रहे हैं वेज पे। आई थिंक वी हैव सॉर्टेड और वी हैव पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम्स दैट आर लाइंग अंडर द कारपेट राइट नाउ, बट अब इसके तरीका क्या है सर इसका, स्पेशली अब द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम? तो देखें, एनर्जी सेक्टर जो है वो इस मुल्क की ग्रोथ पे एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। हमें पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब अगर ये बात दुरुस्त है तो हमने, जब आपने मुझसे पहले सेगमेंट में बात की तो मैंने आपको एक हल बताया कि किस तरह आप शॉर्ट टर्म में संभाल सकते हैं जो बिलों का मसला है, और IMF को भी साथ रखकर संभाल सकते हैं, IMF से इनहराफ किए बगैर संभाल सकते हैं, बजटरी प्रोविजंस करके संभाल सकते हैं। अब अभी जरा लॉन्ग टर्म में ना जाइए। मैं समझता हूं कि रिफॉर्म तो असल लॉन्ग टर्म में, अभी जरा मिड टर्म भी गुजारनी है ना। अभी पहले मतलब शॉर्ट को हैंडल करके लोगों को घर आराम से कंफर्ट दें, फिर उसके बाद जरा मिड टर्म पे आए। मिड टर्म पे बड़े क्लियर आपके पास चीजें हैं। एक ये है कि अगर आप अपने गैस के निज़ाम को ठीक करें और गैस से बिजली बनाना शुरू करें और काटें उन लोगों को जिनको आप गैस दे रहे हैं, जो कि इंडिविजुअली बिजली बना रहे हैं,
तो गैस अगर आप फराहम करेंगे इस वक्त लोकल, तो आपकी बिजली की जो कीमत है वो बिल्कुल एकदम नीचे आ जाएगी। तो गैस कहाँ से आएगी सर? आपको गैस आपके पास अवेलेबल है, आप ये जो फॉर एग्जांपल उन यूनिट्स को दे रहे हैं जो खुद ही गैस बनाकर अपनी ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वहां से गैस लेनी पड़ेगी। आपको आज से आगे लोगों को लेके जाना पड़ेगा कि कुकिंग वार्मिंग सब जो है वो गैस से उठाकर आपको लाएंगे बिजली पे। अच्छा। बिजली की खपत बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट टूटेगी। ये मिड टर्म सोल्यूशन है, आपको अगले 6 माह में करने चाहिए, नहीं करेंगे फिर यहीं खड़े होंगे। और वो गैस एफिशिएंट बिजली बनाएगी, जब वो गैस एफिशिएंट बिजली बनाएगी तो बिजली की कॉस्ट टूटेगी। दूसरा जो चाइनीज की, चाइनीज से आपको इमीडिएटली जो टेनर है, जो पब्लिक डेट में ला के उस टेनर डेट का चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेट 10 साल का है और वो मंसूबे 25 साल के हैं। वो तो ठीक निगोशिएट नहीं हुआ। 15 ऑनवर्ड्स जितने भी सीपेक के अंदर चाइनीज मंसूबे हैं आईपीपीज के, वो पहले भी काम जिसका जिक्र मेहताब कह रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करते थे, पर वो काम तब भी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जोर लगाकर किया था। हुकूमत बिल्कुल पीटीआई की थी। अब आपको फिर जोर लगाकर चाइनीज से ये जो डेट का टेनर है इसको ठीक करना है। ये 2 चीजें जो हैं आपका मिड टर्म है। और तीसरी मिड टर्म की चीज ये है, यार ये तो तय करे ना, जो 520 अरब की बात अभी रुफका ने की है, ये कैसे चल सकता है कि आपका जो डिस्को लाहौर का है, और ये गुड डिस्को बैड डिस्को की भी कहानी नहीं है। जिस 520 अरब का जिक्र डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, उसमें से 72 अरब लाहौर के डिस्को का है। सो इसको समझिए। ये कहना कि जी लाहौर बहुत अच्छा है और हैदराबाद सिर्फ खराब है, जब मैं क्वांटम देखता हूं, क्योंकि क्वांटम लाहौर का बहुत बड़ा है, तो उसके 2% लॉस 72 अरब TND का लॉस दे रहे हैं। सो इसका तो फैसला कीजिए। ये आपको इमीडिएटली इसके जो बोर्ड, इसकी मैनेजमेंट, इसके CEOs जो हैं विद इन द सिस्टम, जो इस वक्त बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है उसको कीजिए। सो ये तो है आपका मिड टर्म सोल्यूशन। अब ये इंप्लीमेंट करें ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, फिर मुझसे 6 महीने में आके ये पूछें कि अब आगे कैसे चलना है। आगे भी बड़ा क्लियर है। आप टैरिफ का पहला रिफॉर्म कर दीजिए। अब आप केयर टेकर हों या बाद में आए, वो ये रिफॉर्म है कि हेस्को का टैरिफ वो होगा जो उनके लॉसेस के मुताबिक है, लाहौर का वो होगा जो उनके अगर यूं कहा जाए, एक मेरा तालिब इल्माना सवाल है, एक सवाल वो ये कि आपने कहा 6 महीने का टाइम, अभी जो टैरिफ आ रहा है इसको ब्रेक किया जाए इंस्टॉलमेंट्स में अगले 6 महीने तक, ताकि आवाम पे बोझ न पड़े, एक, और उन 6 महीनों के दौरान जो आप रिफॉर्म स्ट्रक्चर एक बता रहे हैं उसको डेवलप किया जाए, ताकि उसके जो बात का टाइम है 6 महीने का, आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे, एनर्जी लॉसेस कम हो चुके होंगे, ताकि फिर सारे पे बोझ नहीं पड़ेगा। वेरी गुड। एक सवाल आपसे डॉक्टर साहब, एक और, फिर मैं आऊंगा आप साहब की तरफ। हमारे हमसाया मुल्क, हमें ईरान ऑफर कर रहा है, जहां तक मैंने खबर सुनी थी 8 रुपए तक ऑफर कर रहा है सर। हमें गैस भी मिल जाएगी सस्ती वहां से, बिजली भी वो बहुत सस्ती बनाते हैं, उनकी अपनी गैस है सर। हम वहां से नहीं ले सकते क्योंकि अब तो आपको पता है कि काफी हद तक रीअलाइनमेंट हो चुकी है वर्ल्ड लेवल पे, ब्लॉक्स जो है वो मुख्तलिफ अब जो है वो हो चुके हैं, अमेरिका वाले ब्लॉक नहीं रहे अब। सो मैं उस पर भी आता हूं। मैं एक और बात कहूं, इन द शॉर्ट टर्म मैं इसका भी हामी हूं कि GST जो 17-18% है उसको 200 और 300 के जो प्रोटेक्टेड यूनिट्स हैं वहां से उठा लेना चाहिए। मैं इसका भी हामी हूं कि जो 200 का प्रोटेक्टेड क्लाइंट है मेरा, उसको मैंने ये कहा हुआ है कि अब तुम 6 महीने में अगर 200 से 201 पे भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें 200 की प्रोटेक्शन उठा दूंगा, उसको वापस प्रोटेक्शन में लाइए, ताकि जो वल्नरेबल हैं उनको वल्नरेबल रखिए। और साथ ही टैरिफ रिफॉर्म शुरू कीजिए, ताकि जो एंड 6 महीने जब आप छोड़ेंगे तो मुझे टैरिफ रिफॉर्म ये भी दिखाई देगा कि मैंने टैरिफ डिफरेंशिएटेड कर दिया। मुझे ये भी दिखाई देना चाहिए कि मेरा जो टैरिफ का सब्सिडी का एलिमेंट है वो मैंने इनकम सपोर्ट पे मूव कर दिया है। अगर 6 महीने बाद यू कैन इंटरव्यू मी अगेन, अगर ये काम नहीं होंगे तो यहीं खड़े होंगे। सॉरी, अब आप ये जो बात कर रहे हैं कि मैं ईरान से ले लूं, देखें ये सब तो ऐसी गुफ्तगू है कि जहां से आपको सस्ती एनर्जी मिलती है, चूंकि ये जो डीजल और पेट्रोल की खपत पाकिस्तान में कम हुई है, इसमें कुछ अंसर मेरा ख्याल है, क्योंकि शवाहिद तो मेरे पास नहीं है, जो इरानियन पेट्रोल आ रहा है शायद उसका भी एक अंसर शामिल है, कहा जाता है। सो बिल्कुल जी, ये कहा जाता है, पर मेरे पास वो नहीं। पर हैविंग सेड दैट, उसके बाद ये फैसला तो करें ना, एक डॉक्यूमेंट जो पूरे मुल्क को दिखा दें, और वो डॉक्यूमेंट के नुकात मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप वो भी नोट कर लीजिएगा, मेरा इंटरव्यू अपने पास होगा आपके। नंबर 1, गवर्नमेंट का रोल जो है रिस्ट्रिक्ट करना है, प्राइवेटाइजेशन प्लस प्रोविंशियलाइजेशन। ये कोई 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 to 5 ईयर्स में ये नक्शा हमें बनाना है। ये जो बहुत अच्छी बात की मेहताब ने भी, फारूक साहब ने भी, आबिद भाई ने भी, कि IPPs को गारंटीड रिटर्न से उठाएं, कोई IPPs इसके बाद IPP मोड में हम काम नहीं करेंगे। जो
काम होगा वो B2B होगा, वो हम उस पे ले जाएंगे। हम पाकिस्तान की जो ये जो थर्ड हमारा जो है रिफॉर्म का, उसमें IPPs और CPEC के जो मुआहदे हैं, मैं तो उनको मिड में ही ले जाऊं और में ले जाऊं, और डॉक्टर फर्रुख का मैं फिगर 7-8 रुपए का मान लूं, ये मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब हायर साइड पे है, चले मैं 3 रुपए ही उनसे तोड़ दूं तो मेरा 3 रुपए वहां पे भी टैरिफ टूट जाएगा प्लीज। और ये काम चूंकि पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट बोथ मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर करना है, उनकी एक कंटिन्यूटी है, उनको ये काम करना चाहिए। इसके साथ साथ एक काम तो करें ना, बड़ा सादा सा काम है कि थर कोल जो है उस पर इतना मूव कर जाएं, मतलब अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया यार, आई नो कि इस वक्त मूव ऑन थर कोल से ज्यादा बिजली बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पन बिजली बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोकल गैस को मूव करें। जब ये सारे काम करेंगे ना तो पर यूनिट कॉस्ट इधर भी संभल जाएगी, ये जो 2000 मेहताब जिक्र कर रहा है IPP का, ये भी संभल जाएगी। अब जब ये सारा काम कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा ये जो 2500 अरब खड़ा है इसका कोई हल करना पड़ेगा, उसकी भी एक वजह है, इसलिए कि वो 3.5 रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं एज अ कंज्यूमर। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी, पहली वाली बात तो आपकी स्टैब्लिश हो गई, आपने आखिर में बात की नेचुरल रिसोर्सेज को भी बरूए कार लाए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि थरकोल का मैंने खुद विजिट किया 2 दफा, इट्स अ ह्यूमंगस प्रोजेक्ट सर, कोयले का प्रोजेक्ट है। हम उठा के साहिवाल में कोयले के प्लांट लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे वो समझ आज तक नहीं आई कि साहिवाल में क्यों लगाया गया, फ्रेड पड़ेगा आपको। अच्छा एक क्विकली मतलब मुझे आगे बढ़ना होगा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। दिस इज पाकिस्तान रियल होप। मैंने एक 15 दिसंबर 2022 को एक मैंने पेपर लिखा था, फिर वो डॉन में उसका कुछ छोटा पेपर भी छपा, रॉक्स एंड क्रॉप्स इज पाकिस्तान रियल होप। बिलीव करें इस चीज में, और मुझे बड़ी खुशी, रॉक्स एंड क्रॉप्स, यस। मैं जरा आपके पॉइंट को जरा डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, एक दफा फिर मैं आबिद साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, हमें हमेशा कहा जाता था कि जनाब कभी लोहा निकल आया है, कहीं से कोयला निकल आया है, वो वजीरिस्तान में $6 ट्रिलियन के उसमें है मिनरल्स हैं, हमारे पास कॉपर उसमें है। अगेन क्रॉप्स तो जो हमने बेड़ागर कर दिया क्रॉप्स का, डू वी कैन वाउच फॉर द रॉक्स दैट वी आर हैविंग अंडर द बेड ऑफ दिस सॉइल? डॉक्टर फरूख सलीम साहब, माय क्वेश्चन वाज डायरेक्टेड टू यू सर। जरा दोहरा दीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं सर कि जो क्रॉप्स एंड रॉक्स पे हमें रिलाई करना चाहिए, हमें अल्लाह ने दिए हैं, तो क्रॉप्स का तो बेड़ा गर्क हमने कर ही दिया हुआ है। क्या इतने रॉक्स हैं हमारे पास, डू वी हैव इनफ मिनरल्स अंडर दिस सॉइल कि हम उन पे रिलाई कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम देम? देखिए, फ्यूचर का जो मुस्तकबिल का जो तेल कहलाता है वो कॉपर है, वो तांबा है। आप सोचिए कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल बैटरीज हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन सब के लिए आपको कॉपर चाहिए। और ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि कहीं 2028 2030 में आने वाला है, जब सारी दुनिया जो है वो मूव कर रही है अवे फ्रॉम फ्यूल, ये पेट्रोल और डीजल से दूर हो रही है, और जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बन जाएगा वो तांबा होगा, कॉपर होगा। और कॉपर के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान के पास बेतहाशा हैं। सिर्फ अभी जो एक छोटा सा पोर्शन रेकोडेक का सामने आता है, उसमें जो प्रूवन रिजर्व्स हैं वो कोई 5.9 बिलियन टन ओर है कॉपर की उसके अंदर। तो ये प्रोडक्शन में जा रही है कहीं 2028 में, और वो मैच हो रहा है जो ग्लोबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा टुवर्ड्स कॉपर एंड अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो हमारे पास ज़खायर तो बेतहाशा हैं फ्यूचर फ्यूल के, उसकी एक्सपर्टीज हमें ये चाहिए कि वो हम खुद उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप करनी होगी। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया का हो, कतर का हो या अबू धाबी का हो, जो ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने कॉपर की माइंस के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो इस तलाश में है, और वो जिस चीज की तलाश में है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आपने वक्त दिया डॉक्टर खाकान का भी शुक्रिया, मेहताब हैबर साहब शुक्रिया आपका, और डॉक्टर फरूख सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में क्या इस्तेहकाम आने की कोई तवक्को है, इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद।
नाज़रीन, मुल्क में महीनों से सियासी हंगामा बपा है। 5 साल के दौरान एक के बाद दूसरी जमहूरी हुकूमत आई और चली गई, मगर सियासी इस्तेहकाम न आया। यके बाद दीगरे 2 जमहूरी हुकूमतों के बाद निगरान सेटअप में भी आम इंतखाबात कराने आ गया, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम जू का तू है। हालात यह है कि सानह 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर चुका। सफ़े अव्वल की क़यादत पाबंद सलासल है, रूपोश है, या फिर सियासत से ही दस्तबरदार हो गई है, जबकि कारकुन भी जेरे जमीन चले गए हैं। चेयरमैन PTI अटक जेल में तोशाखाना के बाद साइफर केस में जेरे तफ्तीश हैं और सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने आज उनके जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी है। इसी तरह साइफर केस की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। PTI के साथ साथ जमात इस्लामी भी 90 दिन में इलेक्शन की हामी है और तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी कौमी असम्बली की तहलील से 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पीपल्स पार्टी ने भी हैरान कुन तौर पर अचानक इलेक्शन की गर्दान शुरू कर दी है। हालांकि ये वही पीपल्स पार्टी है जिससे इत्तेहादी हुकूमत ने बैठकर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी देकर नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन का जवाब पैदा किया, लेकिन अब वही पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों की बजाय 90 रोज में इलेक्शन शेड्यूल मांग रही है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के बरअक्स नून लीग साफ छुप भी नहीं रही और सामने आ भी नहीं रही, जिससे सियासी मतला अबर आलूद हो रहा है और शक व शुबहात बढ़ रहे हैं। यही नहीं, मुतहारिब सियासी जमातें दस्तों गिरबान हैं और एक मेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं। पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात में नाकामी इलेक्शन कमीशन के माथे का दाग बन चुकी है और मुकर्ररा मुद्दत में आम इंतखाबात भी सवालिया निशान बन गए हैं। इस सारे सियासी बहरान पर एस्टैब्लिशमेंट हदफ तनकीद है और इसकी जानिब उंगलियां उठ रही हैं। सवाल यह है कि मुल्क में महीनों से फैले सियासी इंतशार का हल क्या है। इलेक्शन की तारीख तो जब भी मिले सियासी बहरान के खात्मे की ही कोई डेडलाइन देकर मुल्क पर रहम किया जाए। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, अब तमाम इलेक्शन जमातें जो सियासी जमातें इलेक्शन की बात कर रही हैं, यही खासतौर पीपल्स पार्टी यही जमातें थीं जो इलेक्शन देर करवाने के लिए हल्का बंदियां और मर्दमशुमारी के हक में बात कर रही थी। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या तब्दील हुआ है कि अब जमातों को खौफ होने लग गया है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे तो उनका नुकसान होगा? देखिए, अलग अलग वजूहात हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन इसलिए 90 रोज में पहुंच जाती है कि वो समझते हैं कि अगर 90 रोज से ज्यादा इलेक्शन गए और बहुत ज्यादा ताखीर हुई, अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं हुए तो उन्हें ये खदशा है कि शायद फरवरी में भी इलेक्शन ना हो। और जिस तरह पंजाब और KP में सूरत हाल बनी है वही सूरत हाल पूरे मुल्क में ना बन जाए। जाहिर है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती तो उन्हें ये बनती है तो उन्हें खदशा है कि उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई होगी। जो ऑलरेडी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं और तस्दीक शुदा खबरें हैं कि उनके खिलाफ फाइलें खुल रही हैं, केसेस बन रहे हैं। कुछ लोगों को जो साबका मुख्तलिफ वज़रा के फ्रंट पैन समझे जाते हैं मुबैना तौर पे, उनको उठाया गया है, नायब ने उठाया है और कुछ इस तरह की चीज़ें आनी। तो उन्हें यह खदशा है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, उन्हें सूट करता है इलेक्शन इसलिए कि उन्हें यहाँ सिंध में जीतने में उन्हें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है और उनका ख्याल है कि वो सिंध में बआसानी दोबारा हुकूमत बना लेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर हो जाए और इससे आगे ना जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून का मसला दूसरा है। उन्हें पंजाब में खराब सूरत हाल का सामना है और वो ये समझते हैं कि अगर इस वक्त नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ के पास अगर वो वापस आते हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो पूरे पंजाब का या पूरे मुल्क का दौरा कर सकें और मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मावन साबित हो। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन फरवरी, बल्कि शायद मुस्लिम लीग नून को इसमें भी मसला नहीं अगर थोड़ा सा और आगे चले जाए इलेक्शन, ताकि मियां नवाज शरीफ के मामला ठीक हो जाएं, केसेस उनके अपील जो है उनकी एक्सेप्ट हो जाए और वो जो है इलेक्शन ना सिर्फ लड़ने की पोजीशन में हो बल्कि कैंपेन करने की पोजीशन में। तो मुस्लिम लीग नून नवंबर में इलेक्शन मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता क्योंकि उन्हें खदशा है कि नवंबर में अगर इलेक्शन हुए तो उनके लिए उस तरह की कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी जिस तरह की वो चाह रहे हैं कि मरकज में उनकी हुकूमत बने। पहले क्यों इन पार्टियों में वो था, क्योंकि पहले जाहिर है उन्हें ये लग रहा था कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त अगर इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाते तो पीटीआई के इम्कानात थे कि पीटीआई दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लेती, और अगर दोबारा हुकूमत बनाती तो जो अब असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं तो पंजाब और केपी की असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि वहां फिर 5 साल के लिए हुकूमत आ चुकी होती। तो उनको खदशा था कि फिर वो हुकूमत जो है, क्योंकि वहाँ निगरान हुकूमत नहीं होगी तो वो हुकूमत बआसानी वहाँ असरअंदाज हो सकती है। तो मेरा ख्याल है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे माजी में इनकी पोजीशन डिफरेंट थी, इस वक्त पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन आइन माजी में भी बहुत क्लियर था और अभी भी बहुत क्लियर है। माजी में भी आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन होने लाजमी थे, जो कि नहीं हुए, और अब भी इलेक्शन जो है अगर 90 रोज के आगे जाते हैं तो वो खिलाफ आइन होगा। जो इमरान खान साहब की एक हार्ड पोजीशन है, उसमें अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आई है, लचक तो नहीं आई है, जो पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से है। लेकिन जाहिर है सियासत में तो वैसे हर चीज पॉसिबल हो सकती है। मिनिमम एजेंडा हो सकता है, मिनिमम एजेंडा पे एग्रीमेंट उनका हो सकता है कि जी हम बाकी चीजें, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन कम से कम हम 90 रोज पे इत्तेफाक राय कर सकते हैं और ये प्रेशर बढ़ा सकते हैं कि आप नवंबर में इलेक्शन कराएं हर सूरत। तो ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के चेयरमैन सामने हो ना हो, वो उनका पता नहीं, अभी जेल में कब तक हैं और उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। पीटीआई को भी ये सूट करता है कि अगर वो पीपल्स पार्टी और मिनिमम एजेंडे पर कोई इत्तेफाक राय कर लें तो उससे उनके लिए एक आसानी ये होगी कि फिर पीपल्स पार्टी को पीटीआई के लिए जो है ना, अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश होगी तो पीपल्स पार्टी उस पर पोजीशन ले सकती है, या जमात इस्लामी भी 90 रोज में इलेक्शन चाह रही है, तो उससे उनको फायदा हो सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई मिलती है, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन इस चीज का कभी इम्कान है कि पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि माजी में भी 2013 से 2018 तक ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत में रहे हैं दोनों। अच्छा, आपने कहा था कि पता नहीं क्या होता है और मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो डेफिनेटली उस पर भी एक सवालिया निशान है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मंजर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।